चीज की शानदार तैयारी कर रहे हैं, जिसमें से क्लास 12 की फिजिक्स सीखने के लिए हम लोग चैप्टर 1 भी डिस्कस कर रहे हैं, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। आज क्रैश कोर्स का लेक्चर नंबर है 2। इस चैप्टर का दूसरा नंबर लेक्चर है, और प्यारे बच्चों, मैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं सिर्फ वही आप लोगों को क्रैश कोर्स के अंतर्गत पढ़ना भी है। फुल कोर्स में जो आप लोगों ने पढ़ा उससे क्या होगा, आप लोगों का पूरा ज्ञान एक एक चैप्टर का अच्छे से हो गया होगा। लेकिन क्रैश कोर्स में हम उन प्रश्नों से संबंधित बातें करते हैं जो सबसे ज्यादा जरूरी होती है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो प्यारे बच्चों, एक बात का आप लोगों को हमेशा याद रखना है कि क्रैश कोर्स में मैं सिर्फ उन्हीं प्रश्नों के बारे में ज्यादा फोकस करूंगा जो आपके बोर्ड परीक्षा में ज्यादा पूछे जाएंगे। पिछली क्लास में हमने बात किया था विद्युत आवेश के बारे में, और फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी मैंने बताए थे। कूलाम का नियम बताया था, और कूलाम का नियम कैसे प्रश्न पूछा जा सकता है बिहार बोर्ड परीक्षा में, वो भी आप सभी को दिखाया गया था। प्यारे बच्चों, आज आपके सेंटअप एग्जाम की भी क्लास चलेगी शाम में 6:30 बजे। याद रखिएगा, आपके सेंटअप एग्जाम की तैयारी के लिए फिजिक्स की क्लास चलेगी और 8 बजे केमिस्ट्री की क्लास चलेगी। प्यारे बच्चों, एक बात तो यकीन मान लीजिए, अगर हमें बेहतरीन प्रदर्शन करना है तो आज आप लोग, मुझे भरोसा है कि 8 घंटे से ज्यादा आपका टारगेट बोर्ड परिवार मेहनत कर रहा है, आपका टारगेट बोर्ड परिवार एफर्ट दे रहा है, आपको 8 घंटे की क्लास दे रहा है। अगर आप इसमें से 6 से 8 घंटे अभी घर पे सेल्फ स्टडी कर रहे होंगे, यकीन मानिए विद्यार्थियों, हम लोगों को टॉपर वेरिफिकेशन में बुलाने में सबसे ज्यादा कॉल टारगेट बोर्ड परिवार के लिए आएगा। सबसे ज्यादा अगर कॉल आएगा तो टारगेट बोर्ड परिवार के बच्चों के लिए आएगा, ये याद रखना, क्योंकि हम लोग मैक्सिमम अंकों के लिए प्राप्त करने के लिए कोशिश कर रहे हैं कि सारे बच्चे अधिकतम अंक प्राप्त कर सके। ठीक है, उम्मीद है आप सारी बातों को समझ गए होंगे। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों को जो भी क्लासेस अभी चलाई जा रही है, मेहनत करिए, जितनी भी क्लासेस चल रही है लगातार मेहनत करिए, वो रिवीजन के लिए भी आपके महत्वपूर्ण है और साथ ही साथ आपको नए नए क्वेश्चन को भी समझाने के लिए महत्वपूर्ण है। लव यू बच्चों, एक बार फिर से तहे दिल से शुक्रिया आप सभी को जुड़ने के लिए। तो प्यारे बच्चों, हम लोग जैसा कि क्लास में पढ़े थे लास्ट क्लास में, वो सभी को पता है विद्युत आवेश के बारे में। आज हम लोग किस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, गुरुजी पहले वो बता दीजिए। ठीक है, टुडे आज हम लोग किन बातों पर लेक्चर पढ़ने वाले हैं उनको जरा बता दीजिए। तो हम आज आपको बताएंगे सबसे पहले विद्युत क्षेत्र क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र ई के बारे में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। फिर हम आपसे डिस्कस करेंगे विद्युत द्विध्रुव के बारे में, विद्युत द्विध्रुव क्या होता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, विद्युत द्विध्रुव और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इन सभी बातों में डिस्कस करेंगे। समझ में आ रहा है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं भी हम आपसे पढ़ेंगे, विद्युत क्षेत्र रेखाएं हम आपको पढ़ाएंगे, विद्युत क्षेत्र रेखाएं भी पढ़ाएंगे तथा इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं वो भी आपको एक एक सिखाएंगे। विद्युत द्विध्रुव पर कार्यरत बल आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव पर कार्यरत बल आघूर्ण, अगर एक समान विद्युत क्षेत्र में कोई विद्युत द्विध्रुव रख दिया जाता है तो उस पर कार्यरत बल आघूर्ण टाउ बराबर पी ई साइन थीटा जो होता है उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P इक्वल टू Q इंटू 2L होता है, इस पर भी डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप भी हम लोग सीखेंगे। कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप, लेकिन उसका केवल फार्मूला बताएंगे क्योंकि डेरिवेशन नहीं आता है। फार्मूला क्या होता है कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप का, वो भी मैं आपको समझाऊंगा। तो कूलाम के नियम का जो कि ऑब्जेक्टिव में प्रश्न बनता है, नियम का सदिश स्वरूप, ठीक है, ऑब्जेक्टिव में बनता है बच्चों, याद रखिएगा। ऑब्जेक्टिव में यह प्रश्न बनता है कि कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप वाला सूत्र कैसे लिखा जाता है। उम्मीद है आप इन सारे पॉइंट्स को कलेक्ट कर लिए होंगे कि गुरुजी आज हमारे साथ ये पॉइंट्स पर चर्चा करने वाले हैं। इन पॉइंट्स पर गुरुजी आज हमारे साथ चर्चा करने वाले। बात समझ में आया? क्या आप इस बात से पूरे सहमत हो? ठीक है सर, मुझे सब याद है। देखो सब याद है, लेकिन आप बेफिक्र होकर के नहीं बैठ सकते हैं। हमें तो एक एक प्रश्न को अच्छे से बनाना होगा। जो आप सभी का प्यार स्नेह मेरे लिए मिलता है तो एक मोटिवेशन लाता है कि नहीं, बच्चों के लिए एक एक क्वेश्चन और भी सिलेक्ट करके ले जाना है। बात समझ गए? राहें जहां तक जाती हैं राहगीर वहां तक जाएगा, तुम दरिया से क्या पूछ रहे हो, नीर कहां तक जाएगा, अरे खींच धनु की डोर निशाना साधो अपनी मंजिल पर, बाकी बाद में देखेंगे कि तीर कहां तक जाएगा। अर्थात कोशिश हमारी बेहतरीन होनी चाहिए, परिणाम अपने आप अच्छा होगा, ये तो समय आने वाला जो होगा वही बताएगा। चलिए प्यारे बच्चों, तो आज की क्लास में हम लोग ये पॉइंट्स पर डिस्कस करेंगे। रिवीजन कर लेते हैं थोड़ा सा जल्दी से कि हम लोग कल की क्लास में क्या चीज हम लोग सीखे थे। ठीक है, रिवीजन हम लोगों ने सीखा था कि विद्युत आवेश क्या होता है। ठीक है, विद्युत आवेश क्या होता है बता सकते हो? नहीं बताएंगे सर, हमको पता है तो काहे बताएं। विद्युत आवेश जो होता है उसे कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, सभी को पता है। अरे इसका मात्रकवा सर जो है ना, इसका जो मात्रक है वो कूलाम होता है। अच्छा, कूलाम ही होता है? नहीं, या Q बराबर IT से Q बराबर IT से इसका मात्रक एम्पियर सेकेंड भी होता है।
एम्पियर सेकेंड भी इसका मात्रक होता है। और भी इसका मात्रक होता है, हाँ इसका मात्रक फैराडे भी होता है। और भी इसका मात्रक होता है, हाँ इसका मात्रक स्थैत कूलाम भी होता है, स्थैत कूलाम भी होता है। और भी मात्रक होता है, हाँ इसका मात्रक फ्रैंकलिन भी होता है। ये वे सारे मात्रक हैं, ये वे सभी मात्रक हैं जो आवेश के लिए प्रयोग किए जाते हैं। स्थैत कूलाम और फ्रैंकलिन ये प्यारे बच्चों सीजीएस मात्रक हैं। ये कैसे मात्रक हैं? तो सीजीएस मात्रक हैं। उम्मीद है आप ये सब बातें कल ही क्लास में समझ गए होंगे। हम लोगों ने पढ़ा था सर Q इज इक्वल टू IT एक सूत्र होता है आवेश के लिए, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस NE होता है जिसे हम आवेश के क्वांटीकरण के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो ये वे फार्मूले हैं जो आवेश के अंतर्गत कई बार एक नंबर से संबंधित प्रश्न बन जाता है, वो भी ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। N बराबर आवेश का क्वांटीकरण क्या है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। किसी भी वस्तु में अगर आवेश उपस्थित है, ए भाई तुम पहले वाला क्लास नहीं देखे हो इसीलिए ऐसी बात बोल रहे हो, पहले वाले क्लास जरूर देख लेना, है ना, कि सर ने क्या ये चीजें बता दी हैं कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है। लव यू सर जी, लव यू बच्चों। इधर से हार्ट है, इधर से कहो से निकाल के फेंक दे, इधर कैमरे में सीधा पहुंच जाएगा, पढ़ा नहीं पाएंगे, फिर धड़कनें बढ़ जाएंगी ना। हाँ तो अगर हम यहां पर कहें Q इक्वल टू NE तो क्या? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, जिसमें आवेश का क्वांटीकरण सिखाया जाता है कि किसी भी वस्तु में अगर आवेश उपस्थित है तो वो मूल आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में ही उपस्थित होगा, आधा अधूरा नहीं। और अगर एक वस्तु से दूसरी वस्तु में आवेश जाएगा तो पूरा का पूरा एक आवेश, दो आवेश, 100 आवेश, 100 लाख आवेश ही जाएगा, आधा अधूरा नहीं जाएगा। 1/2 आवेश ट्रांसफर हो गया, नहीं, आवेश काट के नहीं जाएगा, आवेश जाएगा तो N इज इक्वल टू, यहां पे जो N इज इक्वल टू है वो 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक, अर्थात 1 या 2 या 3 या 4 या 100 तक। ये नहीं कभी होगा कि 1/2 आधा आवेश जाए, 3/2 भिन्नात्मक कोई भी आवेश, ऐसा आवेश कभी भी स्थानांतरित नहीं होता है। यही घटना को हम बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, आवेश का क्वांटीकरण। कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप की बात करें तो हम लोगों ने कूलाम का नियम सीखा था, ध्यान से सीख लेंगे। हाँ चलिए अब आगे पढ़ें। कूलाम के नियम को मैं आगे थोड़ा सा बताता हूँ, इससे आप रिलेटेड सभी बातें समझते हैं। ये कैसी राशि है? अदिश राशि। आवेश कैसी राशि है भाई? अदिश राशि। एक फैराडे में कितने कूलाम होते हैं? 93,500 कूलाम होते हैं। ओके सर, ये सर बात हमें पता है। इसकी खोज किसने की थी? आवेश की तो सभी को पता है, फ्रैंकलिन सर ने की थी, फ्रैंकलिन महोदय जी ने की थी। ओके, कितने प्रकार का होता है? तो 2 प्रकार का आवेश होता है। आवेश कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। आवेश 2 प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। एक होता है धनावेश प्लस, एक होता है धनावेश प्लस Q, और एक होता है ऋणावेश। 1 2 मैंने ऐसे लिख दिया, प्लस Q माइनस Q। सभी को ये चीजें कंफर्म है और अच्छे तरीके से पता भी है। क्रैश कोर्स की बात है तो प्यारे बच्चों बिना बातें किए सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करेंगे, इधर उधर की बातें हुई तो बहुत पिटाई होगी, ठीक है। अच्छा, बात करेंगे हम लोग किसकी? कूलाम के नियम की। कल जबकि ये चीज डिस्कस कर दी गई थी। नहीं सर हम नहीं आ पाए थे, वो पता है शाम में सर 4 बज जाता है ना, तो हम घर के बहुत प्रमुख आदमी हैं और हमें काम सौंप दिया जाता है, अधिकतर बच्चों में होता है। अब आप इंटरमीडिएट के विद्यार्थी हैं तो मुझे पूरा भरोसा है कि हमारे छोटे भाई बहनों को मम्मी पापा और उनके बड़े भाई जैसे कि हम कोई ना कोई काम जरूर बता देंगे शाम के समय, जाके थोड़ा सा वो करवा लो जाके, ठीक है, जाओ मार्केट से ले आओ, या बहनों को बोल देते हैं खाना बनाने में ये मदद करनी है, खाना ऐसा बनाना है। बहुत सारी चीजें होती है जिनमें बिजी हो जाते हैं। शाम का समय ऐसा होता है, मानता हूं मैं ऐसा, लेकिन पढ़ाई से कोई समझौता नहीं। मोबाइल ले लो, ईयरफोन लगा लगा काम करो, कहेंगे ये जुनून अच्छा है। झाड़ू लगाना है, ईयरफोन लगा है, जेब में मोबाइल पड़ा हुआ है, ठीक है भैया आज पूरे घर की साफ सफाई भी होगी और हम पढ़ेंगे भी। अरे हमारी आवाज सुन के आप पढ़ लोगे, समझ लोगे, काहे ले परेशान हो सर? फिजिक्स तो पढ़ के देख के ही समझेंगे, मजा तभी आएगा। पता लगे आप हंसी मजाक की बात करेंगे, मौका निकल जाएगा। नहीं बाबू, देखो पढ़ने के लिए हम लोग कैसा भी तरीका खोज लेना जरूरी है। कूलाम का नियम, कूलाम्स लॉ सभी को पता है कि कल हमने कूलाम के नियम में बताया था कि अगर 2 आवेश कोई भी Q1 Q2 ये मान लो 2 आवेश हैं, ये एक दूसरे से r दूरी पर रखे हैं। एक बिंदु है A, एक बिंदु है B, इन दोनों बिंदुओं पर 2 आवेश रखे हुए हैं, इनके बीच की दूरी r है। तो कूलाम का नियम कहता है इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला जो बल होगा वो दोनों आवेशों के बीच की दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के गुणनफल के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये संबंध बनता है। इसको जब हम थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं तो वैद्युत बल बन जाता है F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और एक Q1 Q2 अपान में r स्क्वायर। क्योंकि वैद्युत बल सदिश राशि है तो यहां पर एक एकांक सदिश r कैप आपको लगा हुआ मिलेगा। अगर हम इसे वेक्टर रूप में लिखना चाहें तो, अगर हम इसे वेक्टर कैप में लिखना चाहें वैद्युत बल को दूरी के सापेक्ष, तो हम इस प्रकार से लिखेंगे वेक्टर F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान में
आर स्क्वायर। लेकिन वेक्टर हम तभी लगा सकते हैं जब इस फोर्स की डायरेक्शन बताई गई हो। अगर यहां पर आपने ये वेक्टर ऐसे एफ लिखा है तब तो अभी तक ये सूत्र सही है, लेकिन अगर यहां पर आपने ये वेक्टर लगा दिया और इधर कोई नो चेंज, ऐसे सेम ऐसे लिख दिया जैसे ये तैसे ये, तो और वेक्टर लगा दिया, गलत हो जाएगा। हमेशा याद रखना, अगर वेक्टर लगा है तो इसकी डायरेक्शन बताना जरूरी है। डायरेक्शन किसका मतलब कितनी दूरी पर बल कार्य कर रहा है। अच्छा, ये केंद्रीय बल भी है, संरक्षी बल भी है। विद्युत बल कैसा है, केंद्रीय बल भी है और संरक्षी भी है, कंजर्वेटिव। सर संरक्षी बल क्या होते हैं हमें नहीं पता, तो आपको फर्स्ट ईयर में बताया जाता है संरक्षी बल वे बल होते हैं जो माध्यम पर निर्भर नहीं कर, पथ पर निर्भर नहीं करते। माध्यम पर निर्भर कर सकते हैं, पथ पर निर्भर नहीं कर सकते। पथ पर निर्भर ही नहीं करते। यहां से रास्ता किधर भी जाता हो, पहाड़ों से होकर के जाता हो, हमें क्या फर्क है। पृथ्वी पड़ती हो, चंद्रमा पड़ता हो, कुछ भी रास्ते में पड़ता हो, हमें इससे कोई फर्क नहीं। दीवार मोटी सी पड़ती हो, इस दीवार के पीछे आपको दिख रही दीवार, नहीं दिख रही है, चलो इमेजिन करो कि सर जहां जिस स्टूडियो में पढ़ा रहे हैं उसके थोड़ी दूर पर एक दीवार है, दीवार के पीछे कोई भी सर खड़े हुए, प्रिंस सर खड़े हुए हैं। प्रिंस सर हमारे बीच क्या लग रहा होगा, अट्रैक्शन फोर्स लग रहा होगा कि नहीं, क्योंकि उनके पास भी द्रव्यमान है ना, हम भी द्रव्यमान, हमारे पास भी मास है, दोनों लोग का क्या होगा, एक अट्रैक्शन आकर्षण बल कार्य कर रहा होगा। बात समझ में, कोई भी हो, मतलब ये बीच के माध्यम, बीच के रास्ते पर निर्भर नहीं करते, बल लगेगा विद्युत बल। लेकिन अगर वेक्टर लगा हुआ तो डायरेक्शन बताना जरूरी कि कितनी दूरी पर कैसे, तो उसके लिए हम लोग एकांक सदिश दूरी का आर कैप इस्तेमाल करेंगे, तब ये सही है। लेकिन कई बार ये लिखा हुआ नहीं मिलता है, हमें इसको विशेष रूप में लिखना होगा। अच्छा ये बताओ, आर कैप बराबर वेक्टर, ये एकांक सदिश होता है। ये क्या होता है, कोई नहीं जानते हो तो जान लो, एकांक सदिश होता है। और मैं ऐसा आपका शिक्षक हूं जो मैंने अच्छे से पहले ही बता रखा है कि एकांक सदिश क्या होता है। एकांक सदिश प्यारे बच्चों नहीं जानते हो तो हमेशा याद रखना, यूनिट वेक्टर का यूज भी दैनिक जीवन में होता है। एकांक सदिश का मतलब ही है केवल एक, परिमाण क्या होगा इसका एक, लेकिन डायरेक्शन होगी इसमें, परिमाण एक होगा। मैंने बहुत सिंपल सा एग्जांपल बताया था कि आप पटना में रहते हैं, आपको जाना है औरंगाबाद, औरंगाबाद जिला की डिस्टेंस लिखी है, मुजफ्फरपुर जानते हो, गया बोध गया वाला जिला जानते हो ना, गया, गया जिला लिखा हुआ है 100 किलोमीटर पटना से, डायरेक्शन यूं यूं ऐसे बना हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है यूं यूं, ऐसे जाइए भैया, और ये 100 किलोमीटर लिखा हुआ है ऐसे, ऊपर लिखा हुआ है गया जिला, गया डिस्ट्रिक्ट पटना में, एक बड़ा सा ग्रीन कलर का बोर्ड लगा हुआ है। भाई देखो 100 किलोमीटर मैग्नीट्यूड परिमाण हो गया, जुम जुम, ये तीर जो बना हुआ है क्या दर्शा रहा है, एरो, मतलब डायरेक्शन किधर है भैया, पहले सीधे जाना और फिर थोड़ी दूर बाद एक मोड़ है तो मोड़ जरूर जाना, ये बोर्ड बताता है। तो डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड मतलब परिमाण भी है, दिशा भी परिमाण भी, तो इसे कहते हैं सदिश राशि। पूरा डिस्प्लेसमेंट विस्थापन बताया जा रहा है दिशा के साथ। लेकिन अगर वहीं दिशा के साथ डायरेक्शन बताया गया लेकिन परिमाण अगर एक हो, तो सर परिमाण एक कहां देखने को मिलेगा, जब आप गया वाले रास्ते में गए, गया वाले रास्ते में गए। अच्छा, तो गया वाले जिले वाले रास्ते में आप उतर गए, हाईवे में चल रहे हैं मस्त तरीके से, ड्राइव करते हुए, बस में, बाइक से चल रहे हैं, तो आपको रास्ते में ढेर सारे टर्न मिलते हैं, मोड़ मिलते हैं, रास्ता बहुत लंबा चौड़ा, लेकिन मोड़ पे आप लोगों को छोटे छोटे ऐसे एरो लगे हुए मिलेंगे। यस और नो, सर समझ रहे हैं, ऐसे एरो मिलेगा। ये क्या बताता है, ये बताता है कि आप जिस रास्ते में जा रहे हो, अब भैया आगे समझ जाओ ऐसे मोड़ है, लेकिन मोड़ इतना बड़ा नहीं है कि इतने गया 100 किलोमीटर का है दूरी है, तो उसमें से छोटी सी, इतनी छोटी सी दूरी में क्या है, मोड़ है, टर्न है। तो वो जो टर्न है उसके लिए कोई ये नहीं लिखा जाएगा कि 1 किलोमीटर 20 किलोमीटर 100 किलोमीटर, ऐसा टर्न तो है नहीं। 100 मीटर 200 मीटर का भी टर्न होगा तो उसको लिखा नहीं जाएगा कितने, उस पूरे इतनी लंबाई का एक छोटा सा भाग है, इसलिए एकांक ही माना जाएगा। और केवल टर्न का एरो लगा होगा, उसमें यह नहीं लिखा होगा कि 1 किलोमीटर का ये टर्न है। दिस इज यूनिट वेक्टर, यही है एकांक सदिश। है सर आपने दैनिक जीवन में यूज भी समझा दिया एकांक वेक्टर को, यूनिट वेक्टर को। तो ये होता है यूनिट वेक्टर, इसकी वैल्यू होती है डायरेक्शन, वेक्टर आर, वेक्टर आर में परिमाण भी है, दिशा भी है, लेकिन मॉड ऑफ वेक्टर आर केवल परिमाण, मॉड लग गया तो केवल वेक्टर आर का परिमाण, डायरेक्शन नहीं। अच्छा सोचो, इसमें परिमाण भी है, दिशा भी, इसमें क्या है भाई, इसमें है परिमाण। सर आप एकांक सदिश में इतना समय लेंगे तो हम लोग कैसे पढ़ेंगे, क्रैश कोर्स नहीं भाई, मुझे समझाना बहुत जरूरी है। इसमें केवल परिमाण है, केवल परिमाण है, याद करो। अगर हम परिमाण और दिशा, परिमाण से परिमाण कैंसिल हो जाए, केवल दिशा, इसलिए एकांक सदिश का प्रयोग केवल दिशा बताने के लिए होता है, केवल दिशा बताने में होता है, केवल दिशा बताने में प्रयोग किया जाता है। बात समझ गए, बात समझ गए। क्यों बता दिया, क्योंकि पहला चैप्टर है, पहले चैप्टर में समय ले लेंगे, लेकिन इसके बाद जब जब सदिश की चर्चा होगी कुछ भी बताया नहीं जाएगा। समझ में आया, अब समझो। तो इसको हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे, ध्यान से सुनना, एफ वेक्टर एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान में, देखो आर कैप की जगह पर मैं वेक्टर आर बटे
मॉड ऑफ वेक्टर आर, इसकी वैल्यू होती है स्मॉल आर के केवल बराबर, क्योंकि केवल क्या है, ये परिमाण है और परिमाण को केवल ऐसे लिखा जाता है आर के साथ, उसमें वेक्टर ना लगाओ, और अगर वेक्टर लगाओ तो मॉड जरूर लगा दो, तो इसको हम केवल आर लिख सकते हैं। तो आर कैप की जगह पर अगर हम वेक्टर आर बटे आर लिखेंगे तो ऊपर तो वेक्टर आर आ जाएगा, लेकिन नीचे क्या हो जाएगा, आर क्यूब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आर क्यूब हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं आर क्यूब, ऐसे मॉड लगा के लिख दो आर क्यूब। प्यारे बच्चों, इतने न्यूटन का क्या होगा, ये सदिश स्वरूप हो गया कूलाम के नियम का, कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप। हो सकता है यहां पर आपकी बुक में यहां पर भी वेक्टर लगा हो, लेकिन फिर मॉड जरूर लगा होगा, ये मॉड जरूर लगा होगा। मॉड ऑफ वेक्टर आर का होल क्यूब बन जाएगा, क्योंकि ये एकांक सदिश जब हटा ना, ये हटा, तो इसके जगह पर क्या, वेक्टर आर बटे आर, तो आर स्क्वायर ऑलरेडी है, इसकी जगह पर एक और आर आ जाएगा इस वाले का, जब हमने सूत्र खोला वेक्टर आर बटे आर, यहाँ आर क्यूब बन जाएगा, वही आर क्यूब लिखा हुआ है। ये है कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप, जहां से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका अधिकतर बनता है। सर आपने समय गवा दिया 20 मिनट, कोई बात नहीं, 40 मिनट में धुआंधार आपकी क्लास हो जाएगी। सर आपके सामने बुक रखा है, झलक रहा है, दिखा दीजिए। बिल्कुल, ये है 11th की फिजिक्स की बुक है, जो 11th वाले बच्चों की बन गई थी। तो भैया, क्योंकि आप लोगों को जब 11th पढ़ाया था तो हमने अच्छे नोट्स को बनाया था, और वो नोट्स प्यारे बच्चों कहाँ अच्छे थे, उनको फायदा कर, है ना, समझ में आया। तो 11th की बुक देख सकते हैं, अल्बर्ट आइंस्टीन, राजीव आनंद सर, है 11वीं वालों के लिए। अच्छा 11वीं, चल अब बात करेंगे हम लोग जिस चीज की चर्चा करनी है बाबू, हम लोगों को चर्चा आज क्या करनी है। चलो पहले तो हम लोग आपको बताते हैं कि क्या क्या जो आज चर्चा करनी है। सबसे पहले हेडिंग लगाइए, विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र। चलो हेडिंग लिखिए आप लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग इंग्लिश में इसे बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। बाबू प्रश्न को पढ़ने के साथ हमारा जितना भी प्रश्न अभी आज हो रहा है, आज नहीं जितने भी क्रैश कोर्स में होगा, यकीन मानिएगा, चाहे वो थ्योरी पढ़ाते हुए डिस्कस करूं या आपको क्वेश्चन आंसर कराते चलूं, सब में ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब होता जाएगा, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब होता जाएगा। विद्युत क्षेत्र की बात कर रहे हैं। हमने अभी चर्चा की कि दो आवेश के बीच लगने वाला विद्युत बल की। अगर मैं विद्युत क्षेत्र की बात करूं तो प्रॉपर प्यारे बच्चों, एक आवेश कहीं पर है, एक क्यू कूलाम का आवेश है, तो ये अपने चारों ओर एक क्षेत्र बनाएगा, जिसके हम कहेंगे विद्युत आवेश का वह क्षेत्र है। सर क्षेत्र का मतलब अभी भी थोड़ा समझ में नहीं आया, तो हम कहते हैं इसका अपना एक दायरा है। जैसे आपका अपना एक क्षेत्र है, जिस आप गांव में रहते हो तो आपके गांव के जानने पहचानने वाले लोग आपके गांव के सारे लोग हैं, लेकिन दूसरे गांव में पूछा जाएगा तो शायद नहीं बता पाएंगे, इसलिए आपका क्षेत्र एक सीमित क्षेत्र हो गया। कोई विधायक जी हैं तो उनको उस विधानसभा में पूरे लोग जानते हैं, पूरे लोग जानते हैं तो उनका विधानसभा क्षेत्र हो गया। मोदी जी हो गए, उनको भारत देश के लोग सभी लोग जानते हैं तो भारत देश उनका। भाई विदेशों में शायद कुछ लोग ना जानते हो, अरे भाई विदेशों में जैसे हम किसी कह लें कि जर्मनी के राष्ट्रपति का नाम बताओ तो शायद हम लोग ना जानते हो, है ना, तो इसका मतलब है कि उनका क्षेत्र जर्मनी तक ज्यादा है, यहाँ तक कम है, थोड़ा थोड़ा है। तो ऐसा ही है कि किसी विद्युत आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश, कोई भी अन्य आवेश अगर आएगा, एंट्री करेगा, और अन्य आवेश के रूप में हम लेंगे परीक्षण आवेश, टेस्ट चार्ज जिसे बोला जाता है, परीक्षण आवेश जिसे मैंने नाम दिया था आवारा आवेश, क्योंकि इससे सिर्फ और सिर्फ प्रयोग करने के लिए प्रयोग किया जाता है, इसका परिमाण 1 होता है। तो परीक्षण आवेश को लाते हैं केवल कल्पना वाला आवेश है, होता नहीं, लेकर के आए। तो किसी विद्युत आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश इसके वैद्युत प्रभाव का अनुभव करता है, उसे उस बिंदु आवेश का वैद्युत हैं। अब हम डिफिनीशन अभी यहां नहीं लिखेंगे, आपको प्रश्न दे करके अच्छे से समझाएंगे, बस आप लोग ध्यान से समझते चलेंगे कि अगर कोई भी आवेश ये रखा हुआ है तो इसके चारों ओर क्या बनेगा, एक फील्ड बनेगी, जिसे हम क्या कहेंगे, विद्युत क्षेत्र। ये समझाने के लिए है, आगे मैं प्रश्न लिखे हुए हैं, टाइप हैं, वो ऑलरेडी मैं क्वेश्चन आपको लिख करके पढ़ाऊंगा। विद्युत क्षेत्र, ठीक है, तो किसी आवेश के चारों ओर का क्या है, ये क्षेत्र जो होगा वही विद्युत क्षेत्र कहलाएगा, जिसमें कोई अन्य आवेश इसके विद्युत प्रभाव का क्या करेगा, अनुभव करेगा। दूसरा, अब क्षेत्र तो बनता है सर, कभी आपने बताया कि आवेश 2 प्रकार का होता है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। तो भैया अगर पॉजिटिव आवेश होगा और अगर निगेटिव आवेश होगा तो कैसे विद्युत क्षेत्र पता चलेगा, कुछ तरीका होगा ना। तो प्यारे बच्चों, हम विद्युत क्षेत्र को दर्शाने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का प्रयोग करते हैं, जिन्हें कहा जाता है हिंदी में विद्युत क्षेत्र रेखाएं। सर ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती, प्रश्न उठते जाने चाहिए आपके दिमाग में। एक दो बच्चा देखो, हाँ देखिए प्रश्न, ये देखिए टाइप है, ये देखिए सारा प्रश्न टाइप है, ठीक है, सारा प्रश्न टाइप है, ध्यान से सुनेंगे। अगर इस प्रकार का आवेश हुआ तो सर हम कैसे दर्शाएंगे कि विद्युत क्षेत्र कैसा बन रहा है और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, क्योंकि विद्युत क्षेत्र कैसी राशि है बाबू, सदिश राशि है, इसकी डायरेक्शन होती है।
तो अगर धन आवेश में देखेंगे ना, तो इसको भी ज्ञात करने के लिए हम एक लेकर के आए। कौन? किसको लेकर के आगे? अपने आवारा आदमी को, जिसका नाम है आवारा आवेश, परीक्षण आवेश। परीक्षण आवेश उसको लेकर के आए। ये है कौन? जिसको प्यार से बोलते क्यू नॉट। ए भाई क्यू नॉट, तुम आवारा हो, आओ तुम प्रयोग करके दिखाओ। इसको इनके क्षेत्र में छोड़ा गया। किसके क्षेत्र में? प्लस क्यू आवेश जो भी रखा है, इतने भी परिमाण को इससे फर्क नहीं, प्लस है बस इतना जानते, धनात्मक है। इसके पास क्यू नॉट को छोड़ा गया। क्यू नॉट भी पॉजिटिव ही होता है, माना जाता है धनात्मक परीक्षण आवेश, ठीक है। लेकिन जब प्यारे बच्चों ये देखा गया, जैसे ही इसको छोड़ा गया, ये गति करने लगा बाहर की ओर, भगा। किधर भगा? यहां जैसे इस जगह पे क्षेत्र में छोड़ा गया, भगा इससे दूर जाने लगा। ए भाई इससे दूर जाने लगा। इससे क्या जाने लगा? दूर जाने लगा। तो ये जो आप धन आवेश में देख रहे हो कि धन परीक्षण आवेश बाहर की ओर गति कर रहा है। किधर गति कर रहा है? बाहर की ओर। अर्थात विद्युत बल रेखाएं किधर बनती हैं? बाहर की ओर। और विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए विद्युत बल रेखाओं का इस्तेमाल किया जाता है। ये बात याद रखना कि धन आवेश में विद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर बनती हैं। ये क्या है? यही है विद्युत बल रेखाएं या विद्युत क्षेत्र रेखाएं, कुछ भी बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। विद्युत बल रेखाएं कहो या विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहो, बात समझ में आई? ठीक है। तो विद्युत बल रेखाओं की परिभाषा क्या होगी? विद्युत बल रेखाओं की परिभाषा क्या होगी गुरुजी, वो तो बताइए। किसी विद्युत क्षेत्र में धन परीक्षण आवेश जिन वक्र पथों पर गति करता है उन्हें विद्युत बल रेखाएं, किसी विद्युत क्षेत्र में, भाई ये कहां विद्युत क्षेत्र सर कहां है? ये आवेश रखा है तो इसका विद्युत क्षेत्र है। किसी विद्युत क्षेत्र में देखो, चित्र से परिभाषा बनाना सीखो और जो भावार्थ निकल रहा है, जो कॉन्सेप्ट, उसको मन में बिठा लो। ये आवेश रखा हुआ, इसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र। तो किसी विद्युत क्षेत्र में धन परीक्षण आवेश, क्यों नॉट ना, धन परीक्षण आवेश जिन वक्र पथों पर गति करता है। वक्र पथ का मतलब देख सकते हो, वो चाहे सरल रेखा हो या गोलाकार होता, कुछ भी होता, जिन भी उन्हें वक्र ही कहा जाता है। तो जिन वक्र पथों पर गति करता है, वक्र पथों पर गति करता है उन्हें विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते हैं या विद्युत बल रेखाएं कहते हैं। उन्हें विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। समझ गए? अरे सर अब ये तो बता दो माइनस के लिए क्या होगा। अगर प्यारे बच्चों माइनस क्यू चार्ज है और हम प्लस क्यू नॉट को छोड़े, ठीक है, अगर क्यू नॉट को हम छोड़े तो ये धनावेश होता है। तो धनावेश किधर आकर्षित हो जाएगा? ऋणावेश की ओर। इसलिए हमेशा ऋण आवेश में जो विद्युत बल रेखाएं बनती हैं वो आवेश की ओर ऐसे अंदर की ओर आती प्रतीत होती हैं। ये विद्युत बल रेखाएं किसकी हैं? ऋणावेश में बन रही हैं। कहां पर बन रही हैं? ऋणावेश में बन रही हैं। तो अगर ऋण आवेश होगा तो विद्युत बल रेखाएं अंदर की ओर, अगर धन आवेश होगा तो विद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर बनेगी। ये बात आप लोग समझ गए होंगे। ओके, ठीक है, समझ में आ गया? चलो, तो ये थी बात इसकी विद्युत क्षेत्र से रिलेटेड। अब आगे बात करते हैं हम लोग विद्युत क्षेत्र की परिभाषा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से क्या समझते हैं, इसका एसआई मात्रक। प्रश्न में ये लिखा होगा, या फिर प्रश्न ये भी लिखा हो सकता है, मैंने 2-3 प्रकार के प्रश्न लिख दिए हैं। विद्युत क्षेत्र की परिभाषा दें और एसआई मात्रक लिखें। विद्युत क्षेत्र सामर्थ्य की परिभाषा दें, सदिश है या अदिश, ये भी बताएं। तो इस प्रकार पूरा प्रश्न लिखा हुआ आ सकता है। तो आप क्या उत्तर देंगे वो आपकी उस समय एग्जाम हॉल में सोच निर्भर करेगी। तो बाबू ये समझ लो आपके एग्जाम में ये प्रश्न आ गया है, तो कैसे लिखोगे मुझे जल्दी से बता दो। आप अपनी कॉपी में लिख दो, भाई मैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात कर रहा हूं, ना कि विद्युत क्षेत्र की बात कर रहा हूं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? ये जो विद्युत क्षेत्र है पूरा विद्युत क्षेत्र होगा। किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश इसके विद्युत प्रभाव का अनुभव करता है, उसे उस बिंदु आवेश का विद्युत क्षेत्र कहते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो पर्टिकुलर किसी पॉइंट के लिए होगी। तो हम कहते हैं विद्युत क्षेत्र के भीतर, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर, ये विद्युत क्षेत्र है, इसके किसी बिंदु पर कोई अन्य आवेश जितने विद्युत बल का अनुभव करता है, उसे उस विद्युत बल का अनुभव करता है, उसे उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की कहते हैं। या फिर इसकी परिभाषा बताने के लिए हम लोग सूत्र का भी इस्तेमाल करते हैं। चलिए इसकी परिभाषा हम लोग बताते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, हेडिंग लिखिएगा, विद्युत क्षेत्र। हम तो कहते हैं दोनों की परिभाषा अलग अलग बता दो। पहले विद्युत क्षेत्र की परिभाषा लिख दो, है ना। विद्युत क्षेत्र की परिभाषा इलेक्ट्रिक फील्ड लिख दो, इलेक्ट्रिक फील्ड। चलो मैं आज आपको दोनों परिभाषाएं बता दूं, क्योंकि बार बार मौका नहीं मिलेगा। क्रैश कोर्स बार बार नहीं आएगा, ठीक है। क्रैश कोर्स बार बार नहीं आने वाला, गुरुजी एक ही बार आता है, इत्मीनान से बता दीजिए। तो लिख दे रहा हूं, ध्यान से कॉपी पर लिख लीजिएगा। ये 2 नंबर में आ सकता है, किसी आवेश के, किसी बिंदु आवेश
किसी बिंदु आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी बिंदु आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश, जिसमें कोई अन्य आवेश उसके विद्युत प्रभाव का अनुभव करता है। ध्यान से देखते जाएं, लिखते जाएं। विद्युत प्रभाव का अनुभव करता है, उसे उस बिंदु पर उस बिंदु आवेश का विद्युत क्षेत्र कहते हैं। उसे उस बिंदु आवेश का विद्युत क्षेत्र कहते हैं। बाबू ध्यान से सुनेंगे, विद्युत क्षेत्र कहते हैं। समझना। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कई बार आपने देखा होगा कि विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए, या विद्युत द्विध्रुव के कारण केवल विद्युत क्षेत्र ज्ञात कीजिए। तब भी मान के चलना बात दोनों एक ही है, ठीक है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कह रहा हो या विद्युत क्षेत्र कह रहा हो, लेकिन परिभाषा में थोड़ा सा अंतर होता है। अगर मैं परिभाषा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करूं, भाई ये परिभाषा किसकी थी? विद्युत क्षेत्र की थी, यस और नो? यस सर। लेकिन अब मैं परिभाषा की बात कर रहा हूं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा की बात करूं, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, पूरा तो लिखे ही नहीं। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कितने बच्चे इसको बता सकते हैं? नहीं सर हम नहीं बताएंगे, आता भी है तो नहीं बताएंगे। आप बेइज्जती कर देते हैं, कहते हैं नहीं आता है। ऐसी कौन सी बात है भाई, मैं कैसे कह देता हूँ? आप लोगों की मैं तारीफ करता हूँ कि बेइज्जती करता हूँ? नहीं ना। बताओ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? पर्टिकुलर जो आवेश का क्षेत्र है उसके किसी बिंदु की बात हो रही है, तो हम कहेंगे किसी विद्युत क्षेत्र के भीतर, किसी विद्युत क्षेत्र के, या फिर केवल सीधे ही स्टार्ट करेंगे विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर, विद्युत क्षेत्र के भीतर। अच्छा के भीतर नहीं लिखे क्या? ये भाई लिख दे रहे हैं, गलत नहीं होना चाहिए, ज्यादा कोई दिक्कत नहीं। विद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु पर, इतना ही लिखना है शब्द। विद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु पर कोई भी अन्य आवेश आएगा, उस बिंदु पर रखा जाएगा, तो वो विद्युत बल का जितना अनुभव करेगा उसे उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहेंगे। तो हम आवेश जो मान रहे हैं ना उसे एकांक कूलाम का मान ले रहे हैं। तो विद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु पर एकांक कूलाम का आवेश लिख लो या धन परीक्षण आवेश भी लिख लो, तब भी बात वही है। समझ लेना, कई हो सकता है बुक में लिखा हो धन परीक्षण आवेश जितने वैद्युत बल का अनुभव करता है, तो धन परीक्षण आवेश का भी मान कितना होता है? एकांक ही होता है। इसलिए, या फिर मैंने ही आपको परिभाषा बताई हो तो धन परीक्षण आवेश लिख के बताया हो, तो याद रखना बच्चों परिभाषा कोई भी हो सकती है, भावार्थ नहीं बदलना चाहिए। एकांक कूलाम लिख रहे हैं मतलब धन परीक्षण आवेश वही है, ठीक है। तो शब्द कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए मैं आपको कई भिन्न भिन्न प्रकार से बताने की कोशिश करता हूं ताकि आपको कभी गलत महसूस ना हो। तो एकांक कूलाम का आवेश विद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु पर एकांक कूलाम का आवेश, एकांक कूलाम का यहां पर आते हैं का आवेश जितने वैद्युत बल का अनुभव करता है, एकांक कूलाम का आवेश जितने विद्युत बल का अनुभव करता है, विद्युत बल का अनुभव करता है, उसे उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। हो गया अभी। लेकिन यहां पर सदिश है, अदिश है, SI मात्रक है, सब कुछ लिखना बाकी है, क्योंकि मैंने विद्युत क्षेत्र की परिभाषा भी बताई, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की भी परिभाषा बता दी है। अब आपको मैं बता देता हूं विद्युत क्षेत्र कैसी राशि है, नोट पॉइंट में लिख लेंगे। विद्युत क्षेत्र सदिश राशि है। विद्युत क्षेत्र कैसी राशि है? सदिश राशि है। विद्युत क्षेत्र सदिश राशि है। इसकी दिशा किधर होती है लिख दोगे तो और बहुत बढ़िया रहेगा। इसकी दिशा धनावेश, इसकी दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा, इसकी दिशा धनावेश से ऋणावेश की ओर होती है। धनावेश से ऋणावेश की ओर होती, ऋणावेश ओर होती।
है, मतलब धनावेश से बाहर की ओर और ऋणावेश में अंदर की ओर, ऐसा लिख सकते हो। ठीक है, इसे इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? इसे वेक्टर ई से प्रकट करते हैं, प्रकट करते हैं। अच्छा, इसका सूत्र क्या होता है तो सभी को पता होना चाहिए। वेक्टर ई बराबर होता है वेक्टर एफ अपान में क्यू नॉट, लिख लो। ठीक है, धन परीक्षण आवेश या केवल क्यू भी लिख सकते हो। इसका मात्रक क्या हो जाएगा तो न्यूटन प्रति कूलाम, यही इसका मात्रक भी होता है, याद रखिएगा। ठीक है, न्यूटन प्रति कूलाम, ये यहाँ पे लिख दो। मात्रक इसका क्या होगा तो मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम। क्या यहाँ पर विमा पूछा है? नहीं पूछा है, फिर भी आप विमा निकाल के लिख दो कि इसकी विमा क्या होगी। तो न्यूटन की विमा, बल की विमा, न्यूटन प्रति कूलाम लिखा हुआ है, न्यूटन की विमा होती है mlt-2, बल की विमा ये होती है, बटे कूलाम लिखा हुआ है, कूलाम। आवेश की विमा होती है at, कल मैंने बताया था। तो ml ऊपर, कल एक बच्चा लिख रहा था सर होमवर्क कल का, हाँ होमवर्क तो आपने किया ही होगा, बताया हुआ क्योंकि था। ml और कहीं है नहीं है, ए प्यारे बच्चों यहाँ पर है तो ए ऊपर जाएगा -1 बन जाएगा, टी ये 1 यहाँ पर है ऊपर जाएगा -1, -2 से -1 जुड़ेगा तो -3 बन जाएगा, mla-1 t-3। प्यारे बच्चों ये विमा हो जाएगी। ये पूरा कंप्लीट विद्युत क्षेत्र, ये जो पूरा सवाल लिखा हुआ था, अगर ये सवाल प्रश्न आपके एग्जाम में आता है तो फोड़ के आना बच्चों। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से क्या समझते हैं, इसका एसआई मात्रक लिखें, विद्युत क्षेत्र की परिभाषा दें और एसआई मात्रक लिखें। विद्युत क्षेत्र सामर्थ्य का मतलब है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये चीज है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, बात वही है पूरी। सदिश है या अदिश है ये भी बताना है। विमा नहीं पूछा, लेकिन जब बताओगे तो एग्जामिनर खुश हो जाएगा। ये सारे पॉइंट्स आपको बाबू याद रखना है, सारे पॉइंट्स आपको याद रखना है बाबू। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत हो तो बता सकता है। क्लियर? किसी को कोई दिक्कत हो तो बता सकता है। यस सर क्लियर है। ठीक है, अच्छा सर और कहाँ ये प्रश्न पूछा जा सकता है? ये प्रश्न ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है। सर ऑब्जेक्टिव में कैसे पूछा जाएगा? तो ऑब्जेक्टिव में इसका मात्रक और विमा, निम्न में से एसआई मात्रक की, निम्न में से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक है कौन है तो बताओ। न्यूटन प्रति कूलाम लिखा रहेगा, बताओ। या फिर इसका मात्रक ये भी, क्योंकि अभी आगे हम लोग जब विद्युत विभव वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो एक मात्रक ये भी होता है क्या, वोल्ट प्रति मीटर, वो E बराबर V अपान में L संबंध से आता है, तो याद रख सकते हैं। याद रखने के वोल्ट प्रति मीटर, ठीक है, वो अभी जब विद्युत विभव वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पर संबंध समझ में आ जाएगा। याद रखना है कहां से, तो E बराबर V अपान में L, या कह लो E बराबर -d बटे dr, जो आप संबंध पढ़ते हो उससे है dv बटे dr। V क्या है तो V है वही विभव, विभव में परिवर्तन, विभवांतर, याद रखना। उसी से वोल्ट प्रति मीटर भी इसका मात्रक होता है। बहुत सारी बातें हैं जिनको आप लोगों को, अच्छा अब आगे आता है प्रश्न, विद्युत क्षेत्र रेखाएं के 4 गुणों को लिखें। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहीं पर भी बनती हैं तो 4 गुण क्या हो सकते हैं वो लिखे हुए हैं बच्चों। हर एक क्वेश्चन को, मतलब जो ज्यादा जरूरी है मैं उसे बहुत डिटेल में समझाऊंगा, जो थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है 50% आने के चांस है वो एक आधा मैं टाइप भी किए रहता हूं ताकि समय की पूर्ति की जा सके। आप देख सकते हैं कि 40 मिनट की क्लास चल चुकी है, जिसमें हमें सारा टॉपिक जो आज का है वो पढ़ना ही पढ़ना है। दोनों परिभाषा लिखेंगे, बच्चे लिख रहे हैं कि सर दोनों परिभाषा लिखेंगे। जी हाँ, अगर आपका प्रश्न इस प्रकार का होगा पूरा, देखो यहां लिखा है विद्युत क्षेत्र की परिभाषा दे, ऊपर लिखा है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से क्या समझते हैं, तो आपको बच्चों दोनों परिभाषाएं लिखनी ही पड़ेंगी। हेडिंग डालना दोनों अलग अलग और दोनों की अलग अलग परिभाषा देना, ठीक है, दोनों को देना पड़ेगा। सर ये याद है कॉपी में लिखा भी हुआ है, फिर से लिखें क्या? अरे भैया फिर से लिखने के लिए पूछना नहीं है, रफली आप फिर से लिखें, जरूरी नहीं कि नोट्स बनाएं, रफली फिर से लिखें, रफ में स्पीड से लिखें, लेकिन याद हो करने का, रिवीजन करने का ये बेस्ट तरीका है। अगर आप मेरे साथ जुड़ करके फिर से लिख रहे, मैं भी कह दूं अरे पढ़ाया तो था फिर से ले आऊं, ऐसे लिख लो, नहीं भाई तो जिम्मेदारी है, कुछ अन्य बच्चे भी हैं, है ना, अन्य बच्चे भी हैं। चलो चलो बाबू इसको समझ लीजिए, विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं। तो कहीं पर भी अगर ये प्लस क्यू आवेश रखा है तो आपको पता है इससे विद्युत आवेश कहाँ, इससे विद्युत क्षेत्र रेखाएं मान लो 2 आवेश रखे हैं, एक इधर रखा है एक माइनस क्यू ये वाला रखा है, तो इससे जो विद्युत बल रेखाएं निकलेंगी वो जाके ऋण आवेश की ओर आकर्षित होंगी, इससे विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलेंगी और ऋण आवेश की ओर जाएंगी, इससे निकलेंगी और ऋण आवेश की ओर आकर्षित होंगी, इससे निकलेंगी और ऋण आवेश की ओर भागेंगी। बोलो सही बोल रहे हैं ना? इससे क्या, धनावेश से विद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर निकलती हैं बाबू, धनावेश से बाहर की ओर निकलती हैं और ऋणावेश की ओर जाती हैं, ऋणावेश की ओर क्या होती हैं, जाती हैं, ऋणावेश की ओर जाती हैं। सर गजब आपने बना दिया, ये इस प्रकार से खुला वक्र बनाते हैं। अगर 2 आवेश हमने यहां पर रखे हैं बाबू,
दो आवेश हमने यहाँ पर रखे हैं, एक बाबू को ऐसा है, ये धनावेश है, और एक ये आवेश कैसा है, तो ऋणावेश है। ये दो आवेश हमने रखे हैं, इनको बीच को मिलाने वाली रेखा ये है, तो विद्युत बल रेखाएं जो होंगी यहाँ पर भी जाएंगी ऐसे, धनावेश से ऋणावेश की ओर, ये वाली जो विद्युत बल रेखा किधर, धनावेश से ऋणावेश की ओर। तो जो विद्युत बल रेखाएं होंगी वो यहाँ पर अगर धन परीक्षण आवेश को हम छोड़ेंगे, क्यों ना छोड़े, तो इधर ही गति करते हुए ऐसे जाके इसमें मिल जाएगा। पर्टिकुलर इस पॉइंट में अगर हम डायरेक्शन बताएं धन परीक्षण आवेश की, इस डायरेक्शन में, और धन परीक्षण आवेश जिस दिशा में गति करेगा वही विद्युत क्षेत्र की भी दिशा होगी। आइए विद्युत बल रेखाओं के गुण पढ़ लेते हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाओं के 4 गुणों को लिखें। पहला गुण, विद्युत क्षेत्र रेखाएं धन आवेश से उत्पन्न होती हैं और ऋण आवेश पर समाप्त होती हैं, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। दूसरा पॉइंट, विद्युत क्षेत्र रेखाएं बंद लूप बनाती हैं। अब देख सकते हैं यहां से गई यहां पर खत्म, बंद, यहां से गई यहां पर खत्म, तो ये एक बंद लूप बना रही हैं विद्युत क्षेत्र रेखाएं, तो ये बंद लूप बनाती हैं। ठीक है, ये भी रेखाएं जाके ऐसे दूर जाके ऐसे मिल रही हैं, तभी देखो यहां से दिखाया गया, फिर आगे बड़ा चित्र बन रहा था, यहां पर देखो आती हुई दिखाई गई, लेकिन बंद लूप बना करके दिखाती हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काटती नहीं है, बिल्कुल नहीं काटती हैं। देखो विद्युत क्षेत्र रेखाएं अगर एक दूसरे को काट देंगी ना, सोचो अगर एक ऐसे काट दी, एक ऐसे, विद्युत क्षेत्र रेखाएं 2 आ गई, तो अगर इस बिंदु पर हम लोग जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र रेखा जो होती ना, कहीं पर भी, जैसे यहां पर विद्युत क्षेत्र की दिशा बतानी है, इस बिंदु पर, ये बिंदु कौन है, पी, इस पर विद्युत क्षेत्र की दिशा बताओ, तो आप लोगों को बताया गया है कि इस बिंदु पर धनावेश ऋणावेश की और इसी दिशा में एक स्पर्श रेखा खींच दीजिए, स्पर्श रेखा खींच दी, इस बिंदु पर स्केल रखी और स्केल से ऐसे क्या खींच दी, रेखा खींच दी। अब ये इस दिशा में क्या दर्शा रहा है, क्षेत्र की दिशा को ही बता रहा है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की दिशा। तो विद्युत बल रेखाओं के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। यहाँ पर पॉइंट नहीं है लेकिन लिख सकते हो। तीसरा पॉइंट है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती हैं। क्यों ऐसा है कि नहीं काटती हैं, ऐसा सुनो, अगर काट देंगी तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। जैसे यहाँ पर कटान बिंदु, ये 2 है, कटान बिंदु है ये, यहाँ पर 2 विद्युत बल रेखाएं, एक इधर वाली काट रही है। तो यहाँ पर देखो अगर हम इस दिशा के लिए देखें तो यहाँ पर स्पर्श रेखा खींचे तो ये खींच सकते हैं, इसी बिंदु पर इस विद्युत बल रेखा के आधार पर स्पर्श रेखा खींचे तो ये खींच सकते हैं। अब बताओ इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा ये भी, विद्युत क्षेत्र की दिशा ये भी, अर्थात एक ही बिंदु पर 2 विद्युत क्षेत्र की दिशाएं हो जाएंगी, जो कि असंभव है, कभी ये संभव नहीं हो सकता है। इसलिए याद रखना कि विद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। अगला पॉइंट है, विद्युत क्षेत्र रेखाओं का पास पास होना क्षेत्र का प्रबल होना प्रदर्शित करती हैं। जैसे यहां पर विद्युत क्षेत्र क्या है, पास पास, सभी बल रेखाएं बहुत सारी आके यहां पर मिल रही हैं, बहुत सारी यहां से निकल रही हैं, तो यहां पर क्या है, प्रबल विद्युत क्षेत्र, प्रबल विद्युत क्षेत्र, प्रबल विद्युत क्षेत्र। अब अगर यहीं पर दूर की बात करें, यहां पर दूर दूर हो गई, तो यहां पर क्या होगा, दुर्बल विद्युत क्षेत्र, कमजोर होगा, दुर्बल विद्युत, बात समझ में आई, दुर्बल विद्युत क्षेत्र। गुरुजी चित्र बनाएंगे, अति उत्तम होगा अगर आप चित्र बना देंगे तो लाजवाब, शानदार, महान व्यक्तियों की श्रेणी में आ जाओगे, लाजवाब प्रदर्शन होगा अगर आप ऐसा कर ले जाओगे तो। खुला वक्र बनाती हैं सर, नहीं भैया खुला वक्र नहीं, बंद वक्र बनाती हैं। हाँ, कहां लिखा है भाई, क्षेत्र रेखाएं खुला वक्र बनाती हैं, सही बात कह रहे हो। हाँ, प्रॉपर्टी 2 गलत है क्या सर जी, सही बात है, बंद लूप नहीं बनाती हैं, कैसा लूप बनाती हैं, खुला वक्र बनाती हैं, हम गलत कर गए, यहाँ पर इससे बार बार लिखना होगा क्या सर, कौन है भैया, इतना स्पीड कर दें हैं। हाँ, अब सही बात समझ में आई। देखो भाई यहाँ पर बंद लूप जो है इसको हम कलर कर देते हैं कोई ब्लैक, और इसको भी फिल कर देते हैं ब्लैक, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, धमाकेदार। बंद लूप नहीं है ये, खुला लूप है। बंद लूप कहाँ बनता है, मैग्नेट में बनता है, चुंबक में बनता है। ई है प्रभाव, यही है प्रभाव छापो सुल्तानों का, कि छापो सुल्तानों में कुछ ने नहीं, मैक्सिमम बच्चों ने पकड़ लिया बात को। गुरुजी यहाँ पर बंद लूप नहीं होगा, खुला लूप बनाती हैं, वही बात सही होगी, अर्थात यहाँ पर क्या होगा, खुला वक्र बनाती हैं, खुला लूप बनाती हैं। अरे भैया क्या है, हम तो ये आगे पढ़े नहीं, खुला बंद लूप बनाती हैं, गजब करिए हो। सुनो हटो, कहाँ गए, अब तो सही है। हाँ देखो, हाँ बंद लूप, भाई तुम जाओ ना, तो हाँ हमने आगे पढ़ा नहीं, तुम लोग हमें डिस्टर्ब कर रहे हो ना। अब तुम लोगों के कमेंट इसीलिए नहीं पढ़ता हूँ क्योंकि मैं डिस्टर्ब हो जाता हूँ। पहले ये है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं बंद लूप नहीं बनाती हैं, सही लिखा हुआ है,
लिखा सही हुआ है। अच्छा, हम बोल गलत गए थे क्या, माफी चाहूंगा सॉरी, कि क्या बंद लूप बनाती है ना, ऐसा हम बोल गए थे शायद, कि बंद लूप बनाती हैं बोल रहे थे हम। नहीं, गलत है भाई, बंद लूप नहीं बनाती हैं। ये कैसा बनाती हैं, खुला वक्र बनाती है। चाहो तो ये लिख लो, बहुत सही रहेगा, खुला वक्र बनाती हैं, खुला वक्र बनाती है, तो याद रहेगा। ठीक है, मैं भी कंफ्यूज हो गया, कंफ्यूज नहीं हुआ मेरे मुंह से, मैं जल्दबाजी के चक्कर में बोल गया कुछ और, बाकी कुछ नहीं था, कंफ्यूज नहीं था, मुझे पता था भाई कि खुला वक्र ही बनता है, लेकिन जल्दबाजी के चक्कर में मैं बंद लूप बनाती है ऐसा बोल गया, मैग्नेट वाला थोड़ा बहुत दिमाग में चल गया, बाकी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, लिखा सही है, आप गलत बोल दिए थे। ओके, बिल्कुल सही, समझ प्रार्थी है इसके बारे में। ठीक है, हाँ आप सही है ना, बंद लूप नहीं बनता है, नहीं बनाती है, लेकिन क्या इसका मतलब क्या है, खुला वक्र बनाती है। चलो अच्छा, ये भी समझ गए, विद्युत क्षेत्र रेखाओं का पास होना विद्युत क्षेत्र प्रबल होना प्रदर्शित करता है, और दूर होना क्या, दुर्बल क्षेत्र प्रदर्शित करता है। जैसे यहां पर ये दूर है, ये क्या है, दुर्बल विद्युत क्षेत्र है। समझ में आ गया। बड़ी है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हिमालय से फिर कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरा मकसद सिर्फ हंगामा फैलाना नहीं है, मेरा मकसद है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में न सही तेरे सीने में सही, दोस्त लगा लो आग, बिहार बोर्ड में टॉप करने की आग लगनी चाहिए, आग लगनी। अच्छा भाई, और देखो क्वेश्चन में हमारे पास और कौन सा है, आओ भाई। अब अगला प्रश्न आता है कि विद्युत द्विध्रुव क्या है, इसका उदाहरण दे। विद्युत द्विध्रुव क्या है, इसका उदाहरण दे, बताओ। तो प्यारे बच्चों, विद्युत द्विध्रुव क्या है, विद्युत द्विध्रुव क्या है, विद्युत द्विध्रुव क्या है, ध्यान से सुनेंगे प्यारे बच्चों। विद्युत द्विध्रुव की परिभाषा लिखने के लिए आएगा इलेक्ट्रिक डाइपोल, जिसे बोलते हैं विद्युत द्विध्रुव, इंग्लिश में इसे लिखेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल। हमने क्या बता दिया था शुरू में ही कि आज हम किन बातों पर चर्चा करेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल। बताओ, इलेक्ट्रिक डाइपोल विद्युत द्विध्रुव क्या है। तो मैंने क्या बताया था, पहले आप सभी को परिभाषा पता होगा, दो आवेश मिलकर के विद्युत द्विध्रुव का निर्माण करते हैं, परिमाण में समान हो परंतु प्रकृति में विपरीत हो। तो इसकी परिभाषा में जल्दी से थोड़ा लिखता हूं, दो समान परिमाण, दो समान परिमाण परंतु, दो समान परिमाण परंतु परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश, विपरीत प्रकृति के आवेश, विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से, आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे हूं, एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे हूं, अल्प दूरी पर रखे हूं, तो ऐसा बना निकाय, तो ऐसा बना निकाय, अल्प दूरी पर रखे हूं तो ऐसा बना निकाय विद्युत द्विध्रुव कहलाता है, विद्युत द्विध्रुव कहलाता है, कहलाता। देखो फिर से रिपीट कर लो, दो समान परिमाण परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे हों तो ऐसा बना निकाय विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। एक भैया इसका चित्र बना लेना, प्लस क्यू ये बिंदु ए पर रखा है, एक ये इधर रखा है माइनस क्यू, ये बिंदु बी पर रखा है। इन दोनों के बीच की दूरी जो है वो अल्प दूरी जो है वो 2l है, ऐसा बना निकाय विद्युत द्विध्रुव कहलाएगा। उदाहरण के रूप में जल्दी से हमें बताएं, हिंट दे, जैसे जल का परमाणु हाइड्रोजन के लिए, बताइए जल्दी से, आप बताइए उदाहरण क्या होगा। आप लोगों से जानना चाहते हैं सर, हम आपके साथ लिखते हैं, बहुत बढ़िया। हाँ, इसका मात्रक अभी देखो, इसमें मात्रक की चर्चा नहीं की गई है, तो मात्रक यहां नहीं लिखना है क्योंकि अभी हम सूत्र भी नहीं लिखे हैं, तो मात्रक और सूत्र नहीं, अभी विद्युत द्विध्रुव केवल पूछा है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण नहीं। इसका जल्दी से हमें उदाहरण दीजिए, उदाहरण दीजिए, जल के परमाणु के, जल के अणु के लिए, हाइड्रोजन के अणु के लिए कैसे होता है, जल्दी से बताइए। हाँ, एग्जाम्पल HCl, ओके, H2O, ओके, वेरी गुड, ठीक है, वेरी गुड, ओके, ये लिखिए। चलो भाई बताओ, उदाहरण में बताओ, ठीक है। H2O, HCl, NaCl, ये प्यारे बच्चों क्या है कि परिमाण में समान है और दिशा में विपरीत, प्रकृति में क्या है, विपरीत, तभी तो उनमें अट्रैक्शन होकर के क्या बन रहा है, बॉन्ड बन रहे हैं। ठीक है, तो हम HCl, H2O, ये प्यारे बच्चों क्या है, परिमाण में HOH, अच्छा O और H उन दोनों का लेंगे और फिर इधर OH, ये कह देंगे कि H2 में 2 OH है सर, एक O है, तो वो दो परमाणु अलग अलग जोड़ के माना जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम उदाहरण लिख सकते हैं। अगला पॉइंट आता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, इसका ऐसा ही मात्रक लिखें। तो इसका तो बहुत बढ़िया से आप एक तरफ चित्र बना लोगे, प्लस क्यू और माइनस क्यू, ठीक है, A B, इनके बीच की दूरी क्या है,
2l है। देखो हम आपको वो कंटेंट दे रहे हैं जैसा कि प्रश्न आएगा, प्रश्न ऐसा पूछा जाएगा, भैया ये प्रश्न पढ़ लो, इसका उत्तर कैसे लिखना है, ये रहा उत्तर, बस। और हम आपको क्या बताएं, ऑब्जेक्टिव की बात रही तो ऑब्जेक्टिव चैप्टर खत्म होते ही ऑब्जेक्टिव होगा। आज दूसरा दिन है क्रैश कोर्स के लेक्चर का, कल तीसरा और चौथा, 4 दिन में पूरा चैप्टर खत्म करेंगे, 5वें दिन आपका ऑब्जेक्टिव होगा। पहला चैप्टर है इसलिए थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करके भी आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, ठीक है, बात समझ गए? तो याद रखिए भाई, एक्स्ट्रा एडवांस मस्तिष्क माइंड नहीं दौड़ाना है फालतू का, ठीक है, कचरा कुछ भी नहीं पढ़ना है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं, इसका ऐसा ही मात्रक लिखें, तो बढ़िया से आप लोग हेडिंग डालेंगे जब भी एग्जाम देंगे, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इसे हम इंग्लिश में क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट लिखेंगे। हाँ, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इसको क्या लिखेंगे भैया, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, तो विद्युत द्विध्रुव के, विद्युत द्विध्रुव के, द्विध्रुव के किसी एक आवेश के परिमाण, किसी एक आवेश, विद्युत द्विध्रुव का कोई भी आवेश हो उसके एक आवेश के परिमाण, किसी एक आवेश के परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी, तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी, दोनों आवेशों के बीच की दूरी, बीच की दूरी के गुणनफल को, के गुणनफल को, बीच की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। अच्छा एक बात मुझे स्पष्ट है कि आप लोग का जिस प्रकार से परफॉर्मेंस है उस हिसाब से हम लोग 90% के आसपास खड़े हैं, बिल्कुल सही बात है, स्पष्ट बात है, हम लोग बिल्कुल 90% के स्पष्ट। सर टाइम हो रहा है ना, टाइम बिल्कुल अभी मतलब 1 मिनट अभी भी बाकी है 5 बजने में, और मैं 5 से 7 मिनट बाद क्लास छोड़ दूंगा, परेशान मत हो। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, परिभाषा कंप्लीट हो गई, परिभाषा कंप्लीट हो गई। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, इसे वेक्टर p से प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि यह कैसी राशि, सदिश राशि है, से प्रदर्शित करते हैं। मतलब इसका फार्मूला क्या होता है, क्या बनेगा सोचो, तो P इक्वल टू किसी एक आवेश का परिमाण, दोनों आवेशों में Q, दोनों आवेशों के बीच की दूरी, प्रकृति नहीं लेना कि प्लस और माइनस ले लो, नहीं, केवल परिमाण Q, और बीच की दूरी 2l, यही हो गया सूत्र, P इक्वल टू Q इंटू 2l। अगर इसका हम मात्रक लिखना चाहें बाबू तो मात्रक लिखेंगे, मात्रक SI मात्रक यहां पर पूछा है, SI मात्रक तो आप लोग यही लिखेंगे, Q का कूलाम और दूरी मतलब मीटर, कूलाम इंटू मीटर इसका मात्रक हो जाएगा। अगर यहां CGS मात्रक लिखता, अगर यहां CGS मात्रक बोलता तो आप क्या लिखते, याद रखना ये एक्स्ट्रा कंटेंट है, आप लिखना चाहोगे तो एग्जाम में लिख दोगे, लेकिन याद हो तब, ना याद हो और समय हो तब, ना समय हो तो नहीं लिखना, लिख दोगे तो एग्जामिनर खुश हो जाएगा, नहीं लिखोगे तो नंबर नहीं काटेगा, क्योंकि SI मात्रक पूछा, आपने SI मात्रक लिख दिया, बस इतना बहुत है। इसके यह एक ऐसी राशि है, और भी पॉइंट्स लिख दोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। यह एक सदिश राशि है, यह एक कैसी राशि है, सदिश राशि है, इसकी दिशा किधर होती है, तो याद रखना जो दिशा होती है वो ऋणावेश से धनावेश की ओर होती है, किसकी, इसकी डायरेक्शन द्विध्रुव आघूर्ण की, यहां पर लिख देंगे, यह एक सदिश राशि है, इसकी दिशा, इसकी दिशा भाई विद्युत क्षेत्र की दिशा धनावेश से ऋणावेश की ओर, विद्युत क्षेत्र के विपरीत होता है, इसकी दिशा ऋणावेश से, ऋणावेश से धनावेश की ओर होती है, धनावेश ओर होती है, और ये दोनों पॉइंट्स आप लोग याद रखिएगा। साई मात्रक, CGS मात्रक, सूत्र तो है, बात समझ गए होंगे। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, इसके साई मात्रक लिखे, अगर प्रश्न आता है तो मेरे बाबू आपको ई प्रश्न का पूरा सही सही जवाब दे देना है, आपके 2 नंबर जो है वो क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। डायग्राम भी बनाएंगे क्या, बिल्कुल इसका डायग्राम बनाना ही बनाना है। कल सेंटअप एग्जाम है, कल क्लास होगा क्या, नहीं, कल दिन में क्लास को बंद रखा जाएगा जब आपका एग्जाम होगा, ठीक है, ये कोशिश होगी, कोशिश होगी, ठीक है, अभी मीटिंग के बाद डिसाइड कर लिया जाए, समझ लेना। चलो अभी आपके सेंटअप एग्जाम का, सेंटअप एग्जाम जो है प्यारे बच्चों जो होना है उसकी तैयारी के लिए 6:30 बजे से फिजिक्स की क्लास है, 8 बजे केमिस्ट्री की क्लास है, यूट्यूब पर जुड़ना नहीं भूलिएगा, और अधिक से अधिक संख्या में बच्चों को बुला लीजिएगा
ताकि सेंटअप एग्जाम की आपकी तैयारी जो है थोड़ा सा मजबूत हो जाएगी। 1 घंटा समय दे दोगे, ऑब्जेक्टिव करा देंगे, आपका लगभग 35 नंबर तो क्लियर हो जाएगा। सब्जेक्टिव की बात रही तो पहले भी कराया है मैंने, मॉडल पेपर कराया, आप मॉडल पेपर भी जाके पढ़ सकते हो। ठीक है, चलो ये प्रश्न देखिए, विद्युत द्विध्रुव द्वारा किसी क्षेत्र में अनुभव किया गया बल आघूर्ण के लिए व्यंजक प्राप्त करें। सिर्फ इतना है, तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं लिखना है कि विद्युत द्विध्रुव बल आघूर्ण किसे कहते हैं, ये सब कुछ नहीं पूछा है। जितना आपसे पूछा है उतना ही जवाब देना भी है। ज्यादा जवाब दोगे तो गलती कर बैठोगे। भाई ये पूछ रहे हैं तो भाई हमने पहले बना लिया, कोई भी विद्युत क्षेत्र फैला हुआ है एक समान, ये लो, ये एक समान विद्युत क्षेत्र है, कहीं पर भी फैला हुआ है। ध्यान देना बाबू, एक एक बात पर जल्दबाजी नहीं करना। अगर आपको लगता है कि मुझे बहुत आ रहा है तो ये गलती मत करो। ये एक विद्युत द्विध्रुव रखा हुआ, ठीक है, ये विद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है जो कि इसका नाम है ए और ये है बी। ये प्लस क्यू आवेश है और ये प्लस क्यू आवेश है और ये माइनस क्यू आवेश है, ये माइनस क्यू आवेश है। विद्युत क्षेत्र की दिशा ये है, ये विद्युत क्षेत्र ई की डायरेक्शन है। विद्युत क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बना करके इस विद्युत द्विध्रुव को रखा गया है, जिनके बीच की दूरी दोनों आवेशों की 2l है। विद्युत द्विध्रुव के बीच की दूरी क्या है, 2l है। जब विद्युत क्षेत्र में यह विद्युत द्विध्रुव रखा गया, ये विद्युत द्विध्रुव रखा गया, तो इसके दो दिशाएं, दो दिशाओं के बीच की दूरी, एक विद्युत क्षेत्र की दिशा में बल लगता है तो प्लस क्यू विद्युत क्षेत्र की दिशा में, माइनस क्यू विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में, इस प्रकार बल कार्य करता है दोनों पर। बल आघूर्ण यही तो होता है, यहां पर लिख देते हैं, है ना। बलयुग्म कार्य करता है और इसे क्या करता है, विद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित करने का प्रयास करता है। वो बात नहीं लिखनी, यहां पर लिखा है विद्युत द्विध्रुव द्वारा किसी क्षेत्र में अनुभव किया गया बल आघूर्ण के लिए केवल क्या लिखना है, व्यंजक प्राप्त करना है, बस, और ज्यादा कुछ बातें नहीं लिखनी है। यहाँ पे सिर्फ आपको वही चीजें चर्चा करनी है। माना किसी एक समान विद्युत क्षेत्र, माना किसी एक समान विद्युत क्षेत्र, एक समान विद्युत क्षेत्र ई में, विद्युत क्षेत्र कैपिटल ई में, माना एक समान विद्युत क्षेत्र ई में एक विद्युत द्विध्रुव, एक विद्युत द्विध्रुव द्विध्रुव ए बी विद्युत क्षेत्र की दिशा से, ए बी विद्युत क्षेत्र की दिशा से, विद्युत क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बनाते हुए रखा है, थीटा कोण बनाते हुए रखा है, तो उस पर कार्यरत बल आघूर्ण, कार्यरत बल आघूर्ण। अगर थीटा कोण बनाते हुए रखा है तो बाबू उस पर बल आघूर्ण कार्य करेगा ही करेगा। अब बल आघूर्ण जो कार्य करेगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ध्यान से सुनो। बल आघूर्ण डायरेक्शन क्या होगी और बल आघूर्ण का मान क्या होगा, पहले तो व्यंजक प्राप्त करना है ना। तो बल आघूर्ण को हम प्रदर्शित करते हैं टाउ। ये टाउ बराबर होता क्या है, फर्स्ट ईयर में सिखाया जाता है। बल आघूर्ण, बल आघूर्ण प्यारे बच्चों होता यह है कि अक्ष के परितः घुमा देता है। यहाँ बल युग्म कार्य कर रहे हैं, दो बल, एक विद्युत बल इस धनावेश को इधर खींच रहा है और ऋणावेश को इधर खींच रहा है, तो दो बल युग्म। जैसे आप नल की टोटी जब खोलते हो तो एक डायरेक्शन में इधर, एक डायरेक्शन में इधर बल लगाते हो, तभी टोटी खुलती है। चाबी, ताले में जब चाबी लगाते हो, ताला जब खोलते हो तो दोनों डायरेक्शन में बल लगाते हो। भला एक ही दिशा से दबाओ, खोलो, नहीं खुलेगा। ऊपर से दाब लगाओगे, दोनों दिशाओं में बल लगाओगे, एक एक कोनों के सिरों पर, एक इधर एक इधर, एक में बल इधर एक में बल इधर, यही है बल युग्म। और ये बल युग्म किसी चीज को घुमा देते हैं अपने अक्ष पर। नल की टोटी, बोतल का ढक्कन, ये सब क्या है, बल आघूर्ण वहां पर कार्य कर रहा है। वो भी कैसा, बल युग्म, दो बल कार्य करते हैं। यहां भी दो बल कार्य कर रहे हैं। तो दो बल में एक बल का परिमाण, एक बल का परिमाण, वो तो समझो गुणे क्रिया रेखा से लंबवत दूरी। एक क्रिया रेखा ये है बाबू, क्रिया रेखा ये है। बल की क्रिया रेखा क्या है, इस बल की क्रिया रेखा, मतलब आगे पीछे लंबा कर, भाई इधर लग रहा है, इस आवेश पर इधर की दिशा में बल लग रहा है, इसकी क्रिया रेखा पूरी यहां तक ऐसे लंबी लंबी। सर बात तो सही है। दोनों क्रिया रेखाओं के बीच, यहां पर लिखना है क्रिया रेखा के बीच में, क्रिया रेखाओं के बीच लंबवत दूरी। कैसी दूरी, लंबवत दूरी। यहां देखेंगे तो दूरी तो है, देखो ना 2l है, एक ही क्रिया रेखा, ये भी तो क्रिया रेखा है, ये भी तो वैद्युत बल कार्य कर रहा है इस दिशा में। इस दिशा में वैद्युत बल का मान क्या होगा, QE। ये सर कहां से आया, ये QE कहां से आया है, कोई बता सकता है। F इक्वल टू, आपने अभी पढ़ा, E इक्वल टू F अपान में Q से F बराबर हम लोग पढ़ेंगे तो देखो F बराबर EQ के इसके गुणा में आ जाएगा। अभी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र बताया, तो QE पढ़ो या EQ पढ़ो, बोलो, बात वही है, QE। बात समझ में आई। तो ये बल कार्य कर रहे हैं, विद्युत बल, ये दो विद्युत बल इसको खींच रहे हैं, इनके बीच की क्रिया रेखा, दोनों बल ऐसे, ये क्रिया रेखा है। क्रिया रेखा मतलब जिस डायरेक्शन में बल कार्य कर रहा है भाई, इस डायरेक्शन में बल कार्य कर रहा है तो इसकी क्रिया रेखा ये,
ये इस डायरेक्शन में कार्य कर रहा है तो इसकी क्रिया रेखा बिल्कुल आगे पीछे बढ़ाएं तो ये क्रिया रेखा। इनके बीच की अगर दूरी की बात होती तो 2l तो है ये दूरी, लेकिन नहीं, ये लंबवत दूरी नहीं है। लंबवत दूरी ये होगी कि इन दोनों के बीच क्या डाला जाए, लंब डाला जाए। इन दोनों के बीच क्या, लंब। दोनों क्रिया रेखाओं के बीच क्या डालें हम, लंब डालें। दोनों क्रिया रेखाओं के बीच हम क्या डालें, लंब। तो प्यारे बच्चों ये जो लंब डालेंगे ये थीटा कोण पर, ये अगर ये कोण थीटा है, कोण के सामने वाली भुजा लंब, ये क्या होगी, लंब। ए बी मान लो सी, त्रिभुज अगर ए बी सी में देखो तो ये प्यारे बच्चों हम लोग कह सकते हैं कोण के सामने वाली भुजा का अगर मान निकालना है, ये लंब है, कोण के सामने वाली थीटा भुजा लंब, और एक कर्ण की वैल्यू हमें पता है 2l, तो लंब और कर्ण का संबंध किससे होता है, तो साइन थीटा से होता है। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो लंब है BC और कर्ण है AB मतलब 2l। तो अगर BC की वैल्यू हम निकालेंगे, इसकी वैल्यू, तो 2l को अगर इधर भेजेंगे तो 2l गुणा में आ जाएगा, 2l साइन थीटा हो जाएगा। इस प्रकार से हम इसकी वैल्यू कह सकते हैं 2l साइन थीटा। तो लंबवत दूरी जो आएगी यहां पर हम कहेंगे टाउ इक्वल टू एक बल का परिमाण मतलब QE और इनटू क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी मतलब 2l साइन थीटा। अभी हम लोगों ने सीखा कि Q इंटू 2l P होता है, तो टाउ इक्वल टू PE साइन। अगर हम टाउ इक्वल टू PE साइन थीटा वैसे ही याद रखें, A क्रॉस B, वेक्टर A क्रॉस B बराबर होता है AB साइन थीटा इंटू n कैप, ये होता है कि नहीं। तो यहां पर भी अगर AB साइन थीटा जैसे PE साइन थीटा लिखा हुआ है तो वेक्टर टाउ इक्वल टू वेक्टर P क्रॉस वेक्टर ही लिखा जा सकता है। यहां पर प्यारे विद्यार्थी जी ये फार्मूला हो जाएगा बल आघूर्ण का साइन थीटा, एक ये भी हो जाएगा, लिखा हुआ है आप समझ सकते हो। इतना समझदार हो भाई, ये भी मैंने लिख दिया है, ठीक है। ये QE साइन थीटा यहाँ पर लिख देंगे कि P इक्वल टू Q इंटू 2l का प्रयोग किया गया है, तब ये Q इंटू 2l की जगह P लिख दिया गया है। यही है प्यारे बच्चों बल आघूर्ण का सूत्र। और आज के लिए इतना ही, उम्मीद है आप इतनी बात समझ गए होंगे। 6:30 बजे तैयार रखना। आज जितनी बातें मैंने बता दी हैं सारे क्वेश्चन हो गए जो हम लोगों ने आज डिसाइड किया था। क्या विद्युत क्षेत्र पढ़ा दिया, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसी में जुड़ा हुआ है, कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप समझाया, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण समझाया, P इक्वल Q इंटू 2l, विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती है वो समझाया, बल आघूर्ण टाउ इक्वल टू P साइन थीटा। आज का जो भी हमारा गोल था वो सेट हुआ। कल के क्लास में हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अच्छी निरच्छी किसी बिंदु पर जैसा भी होगा वो किस प्रकार प्रश्न पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में, वो मैं कराऊंगा, जो कि महत्वपूर्ण होंगे। 5 अंक वाले लॉन्ग क्वेश्चन होंगे। कल की क्लास में मिलेंगे बच्चों। शानदार तरीके से मेहनत करते रहिए, जितनी तरीके से आपके लिए हम लोग संभव प्रयास कर सकते हैं, हर वो संभव प्रयास आपके लिए किया जा रहा है। बस आपको भी मेहनत और लगन से बस इस वर्ष झंडा गाड़ना है। 2025 में हमें यादगार वर्ष बना देना है कि जो पहले वर्ष के बच्चे थे बैच के, बहुत जबरदस्त मेहनत किए थे, हमेशा हमेशा के लिए आप दिल में बस जाएंगे। लवी बच्चों, मिलते हैं कल की क्लास में। खुद खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखने का पूरा प्रयास करें। मां तेरे पसीने के हर एक बूंद को मोती से चमकाऊंगा, तू सपने बड़े देखना और उसे पूरा करके मैं दिखाऊंगा। जय हिंद, वंदे मातरम।